अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर शफकत फारूक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किट यानी नो इट इफ यू डोंट। जैसा कि मैंने पिछली दफ़ा आपको बताया था कि हम बहुत बात कर रहे हैं डी एंड ए यानी डेटा एंड एनालिटिक्स। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये डेटा एनालिटिक्स एक्चुअली है क्या और इसकी अहमियत क्या है। आपको अब तक ये तो पता चल गया होगा कि डेटा हमारी लाइफ में बहुत 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 इम्पोर्टेंट बल्कि सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली जो बिग ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी परफॉर्मेंस और उनके बिजनेस इम्प्रूवमेंट और बिजनेस जो प्रॉस्पेरिटी होती है उसमें। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इससे अपने बिजनेसेस को इम्प्रूव कर रहे हैं? जवाब है हरगिज़ नहीं। बहुत अजीब लगेगा आपको ये जवाब, लेकिन मैं आपको बताती हूँ क्या। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स जो है उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसका नाम था ब्रोकन लिंक्स, और उसमें था व्हाई एनालिटिक्स हैव येट टू पे ऑफ, यानी कि अभी तक हम इतना इसके ऊपर एडवांस हो चुके हैं डीएनए पे, लेकिन अभी तक इसमें हमें वो कुछ क्यों नहीं मिला जिसको सोचकर हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की थी और इतना ज़्यादा इसके ऊपर हमने रिसर्च वर्क किया था। 70% बिजनेसेस एग्जीक्यूटिव जो हैं वो ये कहते हैं कि हमें इसकी इम्पोर्टेंस का पता है, लेकिन सिर्फ 2% जो हैं वो ये कहते हैं कि हमें इससे इम्पोर्टेंट जो इनपुट है ना वो मिला जिसने हमारे बिजनेस को एक्चुअल टर्म्स में बेनिफिट किया। अच्छा, अब ये रिपोर्ट जो थी ये कैसे बनी? इसमें 450 यूएस बेस्ड एग्जीक्यूटिव जो थे, यानी कोई फर्म उन्होंने छोड़ी नहीं, कोई ऐसा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस उन्होंने नहीं छोड़ा जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव से उन्होंने इंटरव्यू करके नहीं पूछा, और उनमें से 70% ने कहा था कि नहीं, हमें सिर्फ 2% ने कहा था। अच्छा, अब सवाल ये है कि जो 2% थे उन्होंने कैसे बेनिफिट लिया, और जो 70% जो हैं वो नहीं ले रहे, वो उनका प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों नहीं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन या उनके डाटा में या हैंडलिंग में क्या प्रॉब्लम है, वो देखने की ज़रूरत है। अच्छा, अब उसमें जो है कि मैंने आपको बताया था कि डाटा का इम्पैक्ट उसी वक्त हो सकता है जबकि उसमें जो वो 5 V's मैंने आपको पिछले उसमें बताए थे ना, उसके अकॉर्डिंगली वो डाटा जो है ना वो आपने कलेक्ट करना है और उसको स्टोर करना है। यानी कलेक्ट तो आप नहीं करते, वो तो आ रहा होता है, राउंड द क्लॉक आ रहा होता है, मैंने आपको सोर्सेज भी बता दिए। उसको जब आप सेव करते हैं और वहाँ से जब आप निकालते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो डाटा आप निकाल कर एनालाइज कर रहे हैं किन सोर्सेज से आया, जो कि पीछे से वो आ रहा होता है और आपके हेडोप में वो सारा कुछ जो है वो बाइफरकेट होकर पड़ा हुआ होता है कि ये डाटा कहाँ से आया है, कौन भेजने वाला है, कि और आपको उसके सोर्स का भी पता होता है, आपको भी पता होता है कि भाई ये रिलायबल है और नहीं है। अच्छा, अब जब ये डाटा क्वेश्चनेबल होगा तो ऑब्वियसली, और ये भी मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चनेबल डाटा कौन सा होता है, वो शेयर नहीं आमतौर पे होता लोग, लेकिन वो चूंकि होता है जनरेट हुआ होता है लिहाजा वो नेट के ऊपर आ जाता है और वो डाटा हाउसेज में भी पहुंच जाता है, और वो आपके बहुत सारे डाटा को ख़राब भी करता है, जो कि बहरहाल अब ऐसे एल्गोरिथम्स आ गए हैं जो उसको ऑटो करेक्ट कर देते हैं, लेकिन बहरहाल वो डाटा वहाँ पर सिलोस डाटा जिसको कहते हैं या मंडेन डाटा जिसको आप कहते हैं वो पड़ा हुआ होता है वहाँ पर। अब जब ऑर्गेनाइजेशन को पे ऑफ नहीं करेगा डाटा तो वो क्या करेगा? वो 3 चीज़ें करेगा। या तो वो अपने टूल्स को चेंज करेगा जिससे वो उस डाटा को एनालाइज कर रहे हैं, या फिर वो अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करेगा, तो या फिर वो D&A के ऊपर रिलाय ही नहीं करेगा, वो उसे कहे उस पर उसको यानी 3 लफ्ज़ भेज के उसको तो कहेगा मैं नहीं करता, मैं अपने जो पहले वाला काम जो है ना वो वही करता हूँ। अच्छा, अब वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि उनके साथ ये सब हुआ क्यों, मतलब उन्होंने डाटा छोड़ दिया ठीक है, लेकिन वो अपने ओरिजिनल जो उनका मेथड, जिसको वो पुराना मेथड जिसको अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, वो उससे भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉब्लम उनके डाटा के साथ नहीं है, प्रॉब्लम उनके उस वे के साथ है, उस स्ट्रेटजी के साथ है जिसके साथ वो डाटा हैंडल कर रहे होते हैं। यानी वो ये नहीं सोचते कि जो बिग डाटा आपके पास है, जो आप रिट्रीव कर रहे हैं, उसको रिट्रीव करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए कि आपके पास कोई मैन पावर है, ट्रेंड मैन पावर है, कोई ऐसा बंदा है जो एक्चुअली उस डाटे को अंडरस्टैंड कर सकता है और उसको रन कर सकता है। अब अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेंड मैन पावर नहीं है तो वो क्या करेंगे? वो जंप स्टार्ट करेंगे, यानी
वो ये पीछे वाला सारा काम जो है वो या जो भी उसके फैक्टर्स हैं उनको एक तरफ रखेंगे और डाटा लेके एकदम से वो उसको स्टार्ट एनालाइज करके स्टार्ट करने की शुरू कर देंगे। और ऑब्वियसली ऐसा उनको इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको हमेशा इस चीज़ पे जोर दिया है कि ये आप स्टेप वाइज इसको समझने की कोशिश करें। आप एक चीज़ दरम्यान में ओमिट कर जाएंगे तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे, आपको कोई चीज़ फ़ायदे नहीं देगी। जंप स्टार्ट में भी यही होता है कि जो उनको डाटा मिलता है उसको एनालाइज करके वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करते हैं, नतीजतन वो फेल हो जाते हैं। तो ये आपको जंप स्टार्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जंप स्टार्ट लेकर जो आप निकालेंगे ना चीज़ें, जो एनालिसिस करके जो स्ट्रैटेजी आप बनाएंगे, वो शैडो टेक्नोलॉजीज़ को जन्म देगी, जिसको हम उर्फ़ आम में कहते हैं क्वेश्चनेबल वर्जन ऑफ ट्रूथ। यानी जैसे आप कह रहे हैं कि जी ये देखें, ये हमने ये किया, ये हमारे पास डाटा था, ये हमने एनालाइज किया, ये हमारे पास वो आउटकम आया, इसको हमने स्ट्रैटेजी में यूज़ किया, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि आपने जंप स्टार्ट किया, आपने पीछे से जो पीछे वाले स्टेप्स थे उनको आपने टोटली ओमिट कर दिया। और ये अब जाहिर है कि ये डेवलपिंग कंट्री में ख़ास तौर पे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो हो रहा है उसमें बैन ही यही कुछ हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जो लोग एम्प्लॉय किए थे आज से 20 साल पहले, उस वक्त तो ये चीज़ थी ही नहीं इतनी ज़्यादा। अब वो लोग जो हैं उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इसको एब्जॉर्ब कर सकें, और जो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है डेटा की वो उनमें नहीं है। उसके लिए आपको नई मैन पावर जो है जो इस फील्ड की है उसको हायर करना पड़ेगा और उसको स्पेशलाइज ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। आपको मैं एक बात एस्टोनिशिंग बताऊं कि जब ये हमारा इम्प्लीमेंट हुआ था ना, ये जो इसको क्या कहते हैं, ये भाई 1990 में जो हमारी एक बहुत बड़ी चेंज आई थी ना, एक मुआहदा अभी मुझे याद आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी, वो इम्प्लीमेंट हुआ था। उसमें सबसे पहला जो जोर दिया गया था ना वो ये था कि अब जो चेंज आ रही है ना दुनिया में, उसके लिए आपको अपनी मैन पावर ट्रेन करनी है। और जिन लोगों ने उस वक्त अपनी मैन पावर ट्रेन कर ली उसमें कोरिया था, जापान था, चाइना था और सिंगापुर वगैरह थे जो ब्रिक कंट्रीज़ में अब आ गए, इंडिया भी था। इन लोगों ने अपनी मैन पावर को उस वक्त ट्रेन कर लिया था। हम जैसे लोग जिन्होंने उस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं की या उनको उसमें कैपेसिटी नहीं थी उसको अंडरस्टैंड करने की, वो पीछे रह गए। और आज हमारी सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस हालत को पहुंची हुई हैं कि हमारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम नहीं कर सकती जो जिसमें कि टेक्नोलॉजी, ये ख़ासतौर पर IT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। बहुत रेयर कोई ऐसी होंगी जहाँ पर के कुछ लोग होंगे ऐसे, लेकिन ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो वही आपका जो यानी 0.0 वाला जो हिसाब किताब है ना उसी से चला रही हैं। और यही वजह है कि ह्यूज ऑर्गेनाइजेशंस हैं लेकिन वो प्रोग्रेस नहीं कर सकती। अच्छा, अब ऐसी सूरत में ऑर्गेनाइजेशंस को कोर्स करेक्शन अडॉप्ट करना चाहिए। कोर्स करेक्शन का मतलब ये होता है कि आपकी जो रिसोर्सेज हैं, जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो इंटरनल इम्पार्शियलिटी है, आप उसको यूज़ करें अपनी मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन में। और यही टास्क मुझे दिया गया था जिसमें मैं पूरी तरह से फेल इसलिए हुई कि मैंने तो अपना टास्क करके दे दिया, लेकिन जो उसका आउटकम था वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, चूँकि ऑर्गेनाइजेशंस के अपने उनके अपने वो होते हैं वो मेरे कहने पर वो नहीं एक्ट कर सकते, उनकी अपनी कुछ वो कह लें कि मजबूरियाँ होती हैं या उनकी अपनी कुछ कंपल्शंस होती हैं जो हमें नहीं पता होती और उसके तहत जो है ना वो काम करते हैं। अब वो प्रोग्राम जो कि लोडेड होते हैं ऐसे लोगों से जिनको के अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है डाटा की या उस चीज़ की जो आप करना चाह रहे हैं, तो वो जो ब्रिलियंट लोग हैं उनके लिए वो बहुत बड़ा डिसइंसेंटिव होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को या तो उनको निकाल देना चाहिए, जो कि मोस्टली हमारे मुल्क में वो लोग उनको नहीं निकाल सकते। तो अब KPMG जो है वो एक ग्रुप है, कंपनी है जो कि मुख्तलिफ सर्विस प्रोवाइडिंग ग्रुप हैं, उसके अंदर उन्होंने कहा था 2016 में कि 40% जो IT लीडर हैं वो कहते हैं कि हम इसलिए मजबूर हैं कि हमें मार्केट से स्किल्ड मैन पावर नहीं मिलती। यानी वो लोग जो कि डाटा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं
उसके उस क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हैं। और उसमें डेटा साइंटिस्ट भी होते हैं, डेटा माइनर्स भी होते हैं, आईटी इंजीनियर्स भी होते हैं और डीएनए एनालिटिक्स के एक्सपर्ट्स भी होते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप डेटा एनालिटिक्स से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। अब सवाल ये है कि ये डाटा जो आप एनालाइज करते हैं ये आता कहाँ से? मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सोशल डाटा होता है, मशीन डाटा होता है और ट्रांजैक्शनल डाटा होता है। साइंटिफिक डाटा जो है वो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन जनरेट करती हैं और ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है जो कि जिसमें कोई प्री डिफाइंड मॉडल नहीं होता। और ये डाटा माइनर्स जो हैं वो उसको करके तो उसमें कोई एक पैटर्न निकालते हैं और उस पैटर्न को फिर वो यूज़ करते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ में लोग जो हैं उनको यही समझ नहीं आती कि स्ट्रक्चर्ड डाटा और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में फ़र्क क्या है। तो जाहिर है कि जब वो इस फ़र्क को नहीं समझेंगे तो या तो वो बंदा लेके आएँ जिसको इसका फ़र्क पता होगा, नहीं तो फिर वो उसको एज सच दोनों को मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे और ऑब्वियसली उस डाटा की एनालिसिस और उसके आउटकम के ऊपर आप कोई भी डिसीजन नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो भी डिसीजन करेंगे कि तो वो आपको वो नहीं देगा आउटपुट जो कि आप लेना चाह रहे हैं। अब कुछ लोग जो हैं वो मसलन जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग बैठे हुए होते हैं पुराने, उनको ये अपने बारे में ये जोम होता है कि जी हमें सब कुछ पता है। लेकिन हमें सब कुछ पता है इसमें और हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। अब वो लोग जो कि प्रॉब्लम को समझते हैं और उनको एक्चुअली सॉल्व कर सकते हैं, वो लोग हैं, वो डाटा ड्रिवन लोग हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अब डाटा ड्रिवन और डाटा इन्फॉर्म्ड के दरमियान कोई चीज़ होती है जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी अपने उस डाटा के एनालिसिस से, जो भी आपको आउटकम मिलता है उससे, प्रोवाइडेड कि आप रियलिटीज़ को अडॉप्ट करें और परसेप्शन को छोड़ दें। और अगर आप परसेप्शन के ऊपर मूव करेंगे, यानी यही कि नहीं हमें पता है क्या करना है, हमारे यहाँ बहुत बड़ा ये मर्ज़ है लोगों को, आप किसी के साथ बात करने की कोशिश करें ना, आप एक बात करेंगे तो अगला कहेगा हाँ 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 मुझे समझ आ गई कि ये आप क्या कह रही हैं, बस आप फिक्र ना करें, बिल्कुल ये सही काम हो जाएगा। अगले दिन आपको जाके पता चलता है वो कहता है जी मैं धोबी से कपड़े ले आया था और बेगम साहबा को दे दिए थे। यानी उसने ना सिरे से सुनने की जहमत गवारा की होती है और ना ही उसको समझ आ ही नहीं सकती, इसलिए वो फ़ौरन आपको इंटरप्ट कर देता है। यही उनकी ट्रेनिंग होती है और आप ऐसे लोगों के साथ कभी मुल्क को चला नहीं सकते, ना ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हैं। इसलिए आपको परसेप्शंस को छोड़ देना चाहिए कि मुझे सब कुछ पता है, आपको रियलिटी को देखना चाहिए कि किसको पता है और कौन ये कर सकता है। अपनी ईगो को ज़रा थोड़ा सा जो है ना वो नीचे ले आए। तो अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये इसी प्रॉब्लम को, इन्हीं टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए निकाला गया था और ये बेस करती है मशीन लर्निंग के ऊपर, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर और रोबोटिक्स के ऊपर। तो व्यूअर्स, अब आपको पता चल गया होगा कि डाटा क्या है, डाटा एनालिटिक्स क्या है, ये कहाँ से आता है, इसको कौन लोग एनालाइज कर सकते हैं, कौन लोग इसको क्वेश्चन कर सकते हैं, कौन लोग इसके आउटकम से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपके पास वो मैन पावर नहीं है तो आप बेहतर है कि डीएनए को यूज़ ना करें, क्योंकि मैन पावर इज़ दी क्रक्स ऑफ द मैटर ऑफ डीएनए। थैंक यू फॉर वॉचिंग किट। आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा, चूँकि अगला वीलॉग जो है वो आपको बताएगा कि बिग डाटा का सिग्निफिकेंस क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग किट। आपको मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।